Bismillahirrahmanirrahim. Today we have lecture number 19 of formal methods in software engineering. In the last lecture we are discussing abstract model specification. इस मॉडल के अंदर हमने डिफरेंट टॉपिक्स को स्टार्ट किया था और इसमें जो फर्स्ट टॉपिक था वो हमारा जी लैंग्वेज का था। हमने उसमें अपनी जी लैंग्वेज को स्टार्ट किया था और ये कहा था कि जी लैंग्वेज क्या है, जी लैंग्वेज के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, जी लैंग्वेज की नोटेशंस क्या हैं और जी लैंग्वेज को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिस्कस किया था और जी लैंग्वेज को एक ब्रॉडर वे में देखा था कि जहाँ पे हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। आज का जो मेरा लेक्चर है वो उसी की कंटिन्यूशन है, ठीक है, क्योंकि वो लास्ट लेक्चर में हमने उसको कंप्लीट नहीं किया था, कुछ चीज़ें रह गई थी, ठीक है। जो जी लैंग्वेज के फर्दर टॉपिक्स थे वो इंशाल्लाह ताला हम अपने आज की क्लास में इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं और उस पर किस तरह वर्किंग होती है। तो सबसे पहले मैं लास्ट लेक्चर की जो लास्ट स्लाइड थी, ज़रा जो उसकी समरी थी, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जी लैंग्वेज के एडवांटेजेस के ऊपर हमने एंड किया था और हमने ये कहा था कि द फ्लेक्सिबिलिटी टू मॉडल अ स्पेसिफिकेशन विच कैन डायरेक्टली लीड टू द कोड, के जो आपकी मॉडल की स्पेसिफिकेशन होती है वो इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो जो उसका कोड है उसके साथ डायरेक्टली उसको लीड करना चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंडेबल हो, कि उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको जो समझना है, ठीक है, उसकी जो मैनेजमेंट है कि आपने लैंग्वेज किस तरह डिज़ाइन करने हैं, रूल्स किस तरीके से आपने इम्प्लीमेंट करने हैं, इम्प्लीमेंटेशन के रूल्स कौन कौन से हैं, वो सारी की सारी आपके लिए जो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसके लिए अंडरस्टैंडेबल हो। और ए लार्ज क्लास ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडल्स कैन बी डिस्क्राइब्ड इन जी विदाउट हायर ऑर्डर फीचर्स एंड कैन दस बी एनालाइज एफिशिएंटली, ठीक है। हमने ये कहा था कि जो हमारे पास इसकी जो क्लास है वो एक लार्ज स्ट्रक्चर मॉडल की क्लास है जिसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इन दैट विदाउट हायर ऑर्डर फीचर्स, यानी जो हम इसको विदाउट हायर ऑर्डर फीचर्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड कैन दस बी एनालाइज्ड, और हम इसकी जो जितनी भी एनालाइजिंग है कि आपने इसको किस तरीके से एनालाइज करना है वो आप कर सकते हैं और इसको हम एफिशिएंटली इम्प्रूव कर सकते हैं और ये इंडिपेंडेंट कंडीशंस कैन बी एडेड लेटर, ठीक है। हम इसमें अगर कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो एक साथ एक के ऊपर अगर दूसरी जो डिपेंड नहीं कर रही तो हम फ्यूचर में जाके उन तमाम कंडीशंस को इंडिपेंडेंटली जाके वो उन तमाम कंडीशंस को हम इंडिपेंडेंटली जाके डिप्लॉय कर सकते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को फाइनलाइज कर सकते हैं। तो ये हमने लास्ट जो मेरा टॉपिक था, जो मेरा लेक्चर नंबर 18 था, उसमें हमने यहाँ पे इसको एंड किया था। आज हम यहीं से इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं कि फर्दर क्या टॉपिक्स हैं और क्या चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास मॉडल आता है दैट इज़ नोन एज केमिकल एब्स्ट्रैक्ट मॉडल, जिसको हम CHEMB कहते हैं, ठीक है। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट मॉडल जो है फॉर आर्किटेक्चरल डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस, ठीक है। जिस तरह हमने अपने पास बात की थी कि हमारे पास सॉफ्टवेयर डिज़ाइन आर्किटेक्चर का कोर्स है, उसमें डिफरेंट टाइप के आर्किटेक्चर हैं। आप जब भी अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, आप जब भी अपना सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग और इम्प्लीमेंटेशन के लिए डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं। वो जितने भी आपके रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं कि आपके रूल्स कौन से हैं, रेगुलेशन कौन सी हैं, उनके क्या स्टेप्स हैं, उनको अपने डिज़ाइन किस तरीके से करना है, उनको आपने इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है, तो वो जितने भी रूल्स हैं, जितनी भी इम्प्लीमेंटेशंस हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो हम इस मॉडल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो कैम है ये आर्किटेक्चरल डिस्क्रिप्शन एनालिसिस है। जितनी भी हमारे पास आर्किटेक्चरल डिस्क्रिप्शन होती हैं, ठीक है, जितनी भी चीज़ें होती हैं उन तमाम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उन तमाम को मेजर करने के लिए हम लोग अपना कैम मॉडल यूज़ करते हैं।
इसमें क्या होता है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम्स केमिकल, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास जितने भी सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं, अब आप देखें हमने इसका नाम रखा है केमिकल। तो जब हमने इसका जब नाम केमिकल रखा है तो जितने भी केमिकल हुज रिएक्शन आर कंट्रोल्ड बाय एक्सप्लिसिटली स्टेटेड रूल, कि इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको मेजर करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास डिफरेंट एक्सप्लिसिटली जो है रूल्स हैं, डिफरेंट एक्शंस हैं, वो ऑलरेडी हमने तमाम के तमाम जो है डिफाइन किए हुए हैं। और हम यहाँ पे ये कहते हैं कि वेयर फ्लोटिंग molecules can only interact according to a stated set of reaction rules, ठीक है। अब ये जो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है, हम अगर इसके थीम को मज़ीद समझे तो हम क्या कह रहे हैं कि वेयर फ्लोटिंग मॉलिक्यूल्स, जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं, कैन ओनली इंटरेक्ट, वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ उस रीजन में या उस कंडीशन में इंटरेक्ट कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू स्टेटेड सेट ऑफ रिएक्शन रूल, यानी वहाँ पे हमारे पास जितने भी बेसिक रूल्स हैं जो उनकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है, उन रूल्स की बेसिस के ऊपर ही हम अपने केमिकल एब्स्ट्रैक्ट मॉडल को डिज़ाइन कर सकते हैं और डिप्लॉय कर सकते हैं। अब केमिकल जो मॉडल है हमारे पास, ठीक है, जो आर्किटेक्चर मॉडल है, इसके अंदर इसके जो फीचर्स हैं, हम उन फीचर्स को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट हम कहते हैं कि इसमें मॉडुलर आपकी स्पेसिफिकेशन होती हैं। मॉडुलर स्पेसिफिकेशन से क्या यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव है या क्या कंसर्न है कि हमारे पास जितनी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, हम जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी रूल्स हैं, हम उसमें स्टैटिक, और हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि उसमें स्टैटिक मॉडल भी होते हैं और उसमें आपके पास डायनामिक मॉडल भी होते हैं, ठीक है। हम जब अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं तो हम अपने सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है वहाँ से लेकर उसका एनालिसिस, ठीक है, फिर उसका डिज़ाइन के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन, रिजल्ट एंड सो ऑन, तो हम अपनी यानी एक लिंकेज के ऊपर जा रहे होते हैं। अब उसमें दो अप्रोचेज हैं। एक तो हमारे पास है कि हम सॉफ्टवेयर को एक दफ़ा हमने रिक्वायरमेंट ले ली, दूसरी दफ़ा पूरा सॉफ्टवेयर बिल्ड किया और उसकी टेस्टिंग की, और फिर हमें पता चला कि इसमें इसमें आपके जो एरर्स हैं वो ये एरर्स हैं, या हमने ये मेजर जो गोल्स हैं या जो हमारी नीड्स थी या जो हमारी रिक्वायरमेंट थी हमने मिस कर दी हैं। तो जो मॉड्यूलर आपकी स्पेसिफिकेशन है, मॉड्यूलर स्पेसिफिकेशन के अंदर ये होता है कि हम हर मॉड्यूल की स्पेसिफिकेशन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लास्ट टाइम ये एक इसमें एग्जांपल को कोड की थी कि अगर हमने एक ऑटोमेशन सिस्टम डेवलप करना है, ठीक है, अब जो हमारे पास एक ऑटोमेशन सिस्टम है उसको अगर डिज़ाइन करना है या उसको अगर हमें डेवलप करना है तो उसके अब एक तो ये है कि हम कहते हैं हमें कंप्यूटर्स का एक पूरा ऑटोमेशन सिस्टम डेवलप करना है, तो उसमें वेब पोर्टल भी आ जाएगा, डेटाबेस भी आ जाएगा, नेटवर्क भी आ जाएगा, ये डिफरेंट सारे के सारे आपके आ जाएंगे। अब अगर हम इसको जब डायग्नोस्ट करेंगे, जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमें इसको डायग्नोस्ट करना, इसको इम्प्लीमेंट करना क्वाइट डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसमें बहुत से मॉड्यूल्स आ गए हैं जो आपकी फॉल्ट टॉलरेंस है, जो आपकी एरर की हैंडलिंग है, उन तमाम को हम नहीं कर सकते। तो जो आपके पास मॉड्यूलर की जो है, इसमें हम अपने डिफरेंट मॉड्यूल बना लेते हैं। हम ये कहते हैं कि नेटवर्किंग का मॉड्यूल एक हो गया, डेटाबेस का मॉड्यूल दूसरा हो गया, सॉफ्टवेयर का मॉड्यूल तीसरा हो गया। तो ये जितने भी मॉड्यूल्स हैं, हम उन तमाम मॉड्यूल्स को डिज़ाइन करके बना के हम उनको आपस में जो है लिंक करते हैं। तो जो हमारे पास मॉड्यूलर स्पेसिफिकेशन है, हम उसमें अपने डिफरेंट मॉड्यूल बनाते हैं और हर मॉड्यूल के ऊपर हम अपनी स्पेसिफिकेशन को फिक्स करते हैं, और ताकि अगर किसी एक मॉड्यूल में कोई प्रॉब्लम जनरेट होता है या कोई एक एरर आता है तो वो पूरे सॉफ्टवेयर की डिप्लॉयमेंट में ना आए, तो उसको हम अपनी मॉड्यूलर अप्रोच भी कहते हैं। यहाँ उसमें हम अपनी मॉड्यूलर स्पेसिफिकेशन फाइंड करते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि जो अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो केमिकल आर्किटेक्चर मॉडल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपकी मॉड्यूलर स्पेसिफिकेशन के बाद आपके पास केमिकल, डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब आप इसमें सारी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, तो आपके पास
जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो कौन कौन से होंगे, आपके मॉलिक्यूल्स के कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, यानी उसकी के हमने आपने पढ़ी होगी कि कंपोनेंट्स बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। अब कंपोनेंट बेस्ड भी होती है, प्रोसेस बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी होती है, मॉड्यूलर बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी होती है। तो हर एक की डिफरेंट नीड्स हैं, हर एक की डिफरेंट गोल्स हैं और हर एक की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। हम जब भी अपनी मॉड्यूलर स्पेसिफिकेशन यूज़ करते हैं तो वे सारी की सारी चीज़ें नोट करते हैं कि मॉड्यूल्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें, तो हम उसके ऊपर बेस करते हैं। फिर आपके डिफरेंट टाइप के जो रिएक्शंस हैं, जो आपके कनेक्टर्स हैं, यानी आप जो आपके मॉलिक्यूल्स की बात होती है हम वो यहाँ पे कंसर्न लेते हैं कि वो आपको कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए। फिर आपके पास जो यहाँ पे रिएक्शंस हैं उसकी बात क्या है कि आपको कितने कनेक्टर्स चाहिए और उन कनेक्टर्स का लिंकेज क्या है और उन कनेक्टर्स की क्या क्या वैल्यू है। फिर हम देखते हैं इसकी सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन में क्या है कि स्टेट ऑफ कैम कि जो भी है कि आपके कोई सर्टेन प्री डिफाइंड रूल्स हैं, कोई प्री डिफाइंड गोल्स हैं, आप उन रूल्स को यूज़ करके अपनी डिफरेंट सोल्यूशन दे रहे हैं। तो अब ये देख रहे हैं कि मॉड्यूलर स्पेसिफिकेशन में आपके पास डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं, केमिकल रिएक्शंस आ सकते हैं, आपके मॉलिक्यूल कंपोनेंट्स आ सकते हैं, आपकी डिफरेंट सॉल्यूशंस आ सकती हैं। दिस इज यूज्ड इन एरिया वेयर इंटेंडेड आर्किटेक्चर विल टेंड टू बी लार्ज, complex and assembled from existing components। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि this is used in areas where intended architecture will tend to be large, complex as assembled from existing components। अब इसमें जो आपके पास आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो आपकी प्रोसेसिंग एलिमेंट्स हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स हैं एंड कनेक्टिंग एलिमेंट्स हैं। अब ये जितने भी हैं ये सारे के सारे आपके आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स हैं। जो आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स हैं इसमें जो नंबर फर्स्ट चीज़ है कि जब हम कोई भी आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं तो यहाँ पे जो केमिकल आर्किटेक्चर है हम इसमें क्या कह रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के प्रोसेसिंग एलिमेंट्स हैं कि वो एलिमेंट्स जो उसको जो प्रोसीड करेंगे, जिसके ऊपर हम डिफरेंट प्रोसेस बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो डाटा एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कि आपका डाटा किस टाइप का है, डाटा है, दूसरा डाटा है, किस टाइप का डाटा है, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लेंगे एंड कनेक्टिंग एलिमेंट्स। तो अब बेसिकली हम जब भी एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन इसमें कर रहे होते हैं तो जो हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं उसमें प्रोसेसिंग एलिमेंट्स हैं, डाटा एलिमेंट्स हैं और उसमें हमारे पास कनेक्टिंग एलिमेंट्स हैं उसको रन करने के लिए और यूज़ करने के लिए। देन हम एक केस स्टडीज देखते हैं कि ए लाइट वेट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग नोटेशन। अब जो इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि ए लाइट वेट ऑब्जेक्ट नोटेशन मॉडल या मॉडलिंग नोटेशन, कि आपके पास एक ऐसा मॉडल है, ठीक है, जो आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को बना के डिज़ाइन किया गया है और उनको बना के डिफाइन किया गया है। इंट्रोडक्शन जो आपको लाए है is a modeling notation that describes structural properties। अब इसके अंदर जो हमारे पास ये वो आपकी मॉडलिंग नोटेशन है जो आपकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज यूज़ करता है। जितनी भी इसमें आपकी प्रॉपर्टीज यूज़ होंगी वो सारे की सारी आपकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। देन हैज़ द डिक्लेरेशन सिंटैक्स कंपेटेबल विद ग्राफिकल ऑब्जेक्ट मॉडल। हमने लास्ट टाइम सिमेंटिक्स और सिंटैक्स देखा था, हमने बड़ी डिटेल में अपने सिमेंटिक्स को भी डिस्कस किया था और अपने सिंटैक्स को भी डिफरेंस किया था। तो यहाँ पे जो हमारे पास इसकी डिक्लेरेशन होगी वो जैसे हम C++ में करते थे अपने सिंटैक्स के लिए, अपने फंक्शन के लिए, तो यहाँ पे आपकी जो इसकी जितनी भी हम अपनी डिक्लेरेशन करेंगे वो सारी की सारी की आपकी सिंटैक्स कंपेटेबल होगी। तो हम दैट्स वाई यहाँ पे कह रहे हैं हैज़ अ डिक्लेरेशन सिंटैक्स कंपेटेबल विद ग्राफिकल ऑब्जेक्ट मॉडल। इसके साथ जो लिंक होगा, ठीक है, वो सारे का सारा आपका ग्राफिकल जो ऑब्जेक्ट मॉडल है उसके साथ होगा। देन एज अ सेट बेस्ड फार्मूला सिंटैक्स
इज बेस्ड ऑन जी। ये जो टोटली बेस करता है ये जी के ऊपर बेस करता है, और जी के ऊपर बेस करने के लिए आपको किस टाइप के फार्मूलाज चाहिए, आपको किस टाइप का सिंटेक्स चाहिए, आप उसको किस टाइप से लिंक करते हैं। तो ये इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन था कि जिसमें हमारे पास कंपेटेबल जितने भी जो आपके ग्राफिकल आपके मॉडल है, ठीक है, एक, और ये आपका टोटल जितना भी बेस करता है ये जी नोटेशन में बेस करता है, और इसमें हम अपनी डिफरेंट स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज यूज़ करते हैं इसको बिल्ड करने के लिए, इसको डिज़ाइन करने के लिए और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसकी एग्जांपल देखें, फाइल सिस्टम, किसी भी सिस्टम का जो फाइल सिस्टम होता है जिसको हम फाइल हैंडलिंग कहते हैं, जहाँ पे आपका एक्चुअल डाटा सेव हो रहा होता है। आपका डाटा सेव किस तरह होता है, आपका डाटा जो है सेविंग के बाद जो है वो आपने वहाँ से एक्सट्रैक्ट किस तरीके से करना होता है, उसकी एक्सट्रैक्ट इस तरीके से है। ये सारी की सारी हम हर सिस्टम की एक अपनी लैंग्वेज की एक अपनी फाइल सिस्टम होती है। तो इसकी जो फाइल सिस्टम अभी आप ये देखेंगे, यहाँ पे हम एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास एक सिंपल सी फाइल है। फाइल से आप देख रहे हैं कि आपके पास क्या चीज़ यहाँ पे बन रही है, आपका एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। अब जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर डिफरेंट फंक्शंस आप जो परफॉर्म कर सकें, दैट इज़ नोन एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। लाइक ये माउस भी मैं कहता हूँ एक ऑब्जेक्ट है, हम इसके डिफरेंट फंक्शंस इस पर हम कर सकते हैं, परफॉर्म राइट लेफ्ट, ठीक है। किसी चीज़ को अगर आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो ये इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं, और ये माउस खुद क्या है, ये इटसेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब फाइल सिस्टम के अंदर हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये एक फाइल है, इस फाइल से हम ये अपना ऑब्जेक्ट देखते हैं, और ये ऑब्जेक्ट किस पे बेस कर रहा है, ये आपका डायरेक्टरी पे बेस कर रहा है। और डायरेक्टरी में क्या है, आपके पेरेंट्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, और ये आपका रूट नोड है। ये जो आपका रूट नोड है, रूट नोड से आपके पास गई डायरेक्टरी, डायरेक्टरी से आपके पास फाइल्स, फाइल से आपके पास ऑब्जेक्ट, और ये कंटेंट्स, और ये आपके पास डायरेक्टरी एंट्री है, और यहाँ से आपके पास क्या चीज़ आ रही, नेम, और ये फिर आपके पास डिफरेंट टाइप की एंट्रीज हैं। इस सारी को हम एक फाइल सिस्टम की एग्जांपल कहते हैं, एक फाइल सिस्टम का पोर्शन कहते हैं कि फाइल सिस्टम आपका किस तरीके से काम कर रहा है, उसकी मैनिपुलेशन किस तरीके से हो रही है, वो इंटीग्रेट किस तरीके से हो रहा है। ये सारे के सारी आपकी एक बेसिक एग्जांपल है कि आपका जो फाइल सिस्टम है उसकी एग्जैक्टली वर्किंग क्या है, और वो किस तरीके से सिस्टम के साथ इंटीग्रेट हो रहा है, और आप उसको किस तरीके से जो लिंक कर सकते हैं। अभी हम इसी की अगर ये है कि हम इसकी कोडिंग देखें, तो आप अगर एक मिनट बैठ पे जाएं तो ये हमारे पास एक बेसिक इसकी एग्जांपल थी। अब इस एग्जांपल की हम अगर इसकी लैंग्वेज के हम सूडो कोड देखें, या हम ये देखें कि हमने इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है, तो वो जो इम्प्लीमेंटेशन इसकी आएगी वो आप देखें। सबसे पहले हमने क्या किया है कि ये आपकी एग्जांपल है फाइल सिस्टम की, ठीक है। सबसे पहले हमने इसमें अपना मॉडल ले लिया और फाइल सिस्टम ले लिया, यानी सबसे जो बेसिक नीड थी हमने क्या किया कि हमने अपना एक मॉडल लिया और उस मॉडल का नेम रख दिया फाइल सिस्टम। अब फाइल सिस्टम के अंदर आपके पास नेक्स्ट अभी बनती है डोमेन। अब डोमेन में आपकी जितनी भी पॉसिबल एंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1 आपका ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट के बाद आपकी डायरेक्टरी एंट्रीज हैं कि आपकी जितनी भी एंट्रीज हो रही हैं उन तमाम की डायरेक्टरी है। देन आपका फिक्स नेम है। तो डोमेन के अंदर आपके पास 4 चीज़ें आ रही हैं। एक तो आपके पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, दूसरा आपके पास डायरेक्टरी एंट्री आ रही है, और तीसरा आपके पास फिक्स नेम आ रहा है। ये आपके पास 3 डिफरेंट एंट्रीज आ रही हैं। अब हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं स्टेट, ठीक है। और ये आपकी स्टेट है, ब्रेसेस, पार्टीशन फाइल, इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। फर्स्ट इसमें पार्टीशन फाइल आ रही है, सेकंड इसमें डायरेक्टरी आ रही है, थर्ड इसमें स्टैटिक ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो अब आप ये देखें कि यहाँ पे जो हमारी फाइल का नेम है, हमने उसका नाम हमने क्या किया है पार्टीशन फाइल, देन डायरेक्टरी, और उसमें हमने क्या कर दिया है, उसमें हमने अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको स्टैटिक कर दिया है।
देन हमने कहा कि रूट कॉलन फिक्स डायरेक्टरी सेमी कॉलन, ठीक है। ये अब हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है और इसको हमने क्या कह दिया है कि रूट कॉलन फिक्स डायरेक्टरी कॉलन कह दिया है। और फिर आप देखें अब डिफरेंट जो इंट्रीज हैं, हम इसमें अपनी जितनी भी इंट्रीज कर रहे हैं उन इंट्रीज के लिए हम क्या कर रहे हैं, इंट्रीज कॉलन डायरेक्टरी not equal to goes to directory entry, name directory entry goes to static name, or contacts directory entry goes to static object। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, present और then semicolon, then children colon object goes to directory और braces close। तो ये हमारे पास एक जो डोमेन है, हमने जिस डोमेन में ये कहा है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्टरी है और एक रूट नेम है, हम ये इसको इस तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे जो सेकंड का पोर्शन है कि डेफ पेरेंट ऑल 0, ठीक है, ऑल ओ देन ओ दैट पेरेंट इज इक्वल टू ओ डॉट कॉलन सेमीकॉलन कंटेंट्स डॉट सेमीकॉलन एंड एंट्रीज, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमने जो अपना डाटा प्रेजेंट किया है या जो अपने डाटा हमने यहाँ पे लिंक किया है वो हमने इस तरीके से किया है। अब हम इसी को क्या करते हैं कि इन्वर्स यूनिक नेम्स ऑल डी आर ऑल E1 E2 कॉलन डी डॉट एंट्रीज कॉलन E1 डॉट नेम इज इक्वल टू E2 डॉट नेम goes to which implies E1 is equal to E2। तो ये हमने अपना जितने भी उसके यूनिक नेम्स थे वो हमने सारे के सारे यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं। डिफाइन करने के बाद हम क्या कहते हैं, ठीक है, इन्वर्स यूनिक नेम्स ऑल डी आर ऑल E1 E2 कॉलन डी डॉट एंट्रीज आर E1 डॉट नेम इज इक्वल टू E2 डॉट नेम गोज टू E1 इज इक्वल टू E2। ये हमारे पास इसकी लाइन आ गई है। उसके बाद INV पेरेंट्स हमने यहाँ पे लिखा नो रूट डॉट पेरेंट ऑल डी डॉट डायरेक्टरी गोज टू रूट देन R1 डी डॉट पेरेंट। ये हमने यहाँ पे अपने जो पेरेंट है, ठीक है, उसको जो हमने यहाँ पे अपना डिफाइन कर दिया है उसको हमें किस तरीके से यहाँ पे लिंक करना है। उसके बाद हमने क्या किया है, INV पेरेंट्स, ठीक है, नो रूट डॉट पेरेंट ऑल डी कॉलन डायरेक्टरी माइनस रूट कॉलन, ठीक है, 1 डॉट डी डॉट पेरेंट, ठीक है जी। अब हम लिखते हैं यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल कर दिया है कि नो डी आर डी इन एच एन डी प्लस पेरेंट्स, यानी अब हमने यहाँ पे पेरेंट्स को भी डिफाइन कर दिया है, अपनी डी डायरेक्टरी को भी डिफाइन कर दिया है और फाइल सिस्टम को भी डिफाइन कर दिया है। ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे अपनी डिफाइन कर दी हैं। अब हम फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, इन्वर्स रीचेबल ऑब्जेक्ट इन रूट डॉट स्टैटिक चिल्ड्रन हमने कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम अपने यहाँ पे एक कंडीशन देते हैं कि 2D सम रूट डॉट चिल्ड्रन एसेट फाइल एज एंट्री ऑल ओ और सोल डॉट ओ डॉट 0, इसको कर दिया एसेट एट मोस्ट 1 पेरेंट ऑल ओ सोल ओ डॉट पेरेंट नो न्यू डायरेक्टरी एंट्रीज डी ऑन डायरेक्टरी ES डायरेक्टरी एंट्री नो ES एंड डायरेक्टरी एंट्री D डॉट एंट्रीज इज इक्वल टू D डॉट एंट्रीज प्लस ES all x colon directory minus D R x dot entries is equal to x dot entries। और फिर हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि OP create D colon directory not equal to O colon object semicolon N colon name N not equal to N D dot entries the name। अब यहाँ पे फाइनल जो इसका कोड आया है, जो इसकी कंक्लूजन आई है, वो कंक्लूजन किस चीज़ के साथ है, वो अभी जो कंक्लूजन है कि सम ई कॉलन डायरेक्टरी एंट्रीज, ठीक है, न्यू डायरेक्टरी एंट्रीज डी कामा ई एंड ई डॉट कंटेंट ओ एंड ई डॉट नेम कॉलन एन एसेट एंट्रीज क्रिएटेड
और डी और डायरेक्टरी, ठीक है, आर, ठीक है, न्यू डायरेक्टरी एंट्रीज, डी कमा इज गोज डायरेक्टरी एंट्रीज इज इक्वल टू डायरेक्टरी एंट्री प्लस सी। ठीक है, अब ये जो कोड है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कोड है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, ताकि इस फ्लो चार्ट को अगर आप देखें, लास्ट में हम देख लेते हैं एसेट देन क्रिएट वर्क्स, ठीक है, ब्रेसेस ऑल डी कमा ओ कमा एन, फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम जो अपनी क्रिएशन कर रहे हैं क्रिएट डी कमा ओ कमा एन गोज टू ओ एन डी डॉट चिल्ड्रन। तो ये हमारे पास पूरे का पूरा जो फाइल सिस्टम है और जो फाइल सिस्टम के स्टेप्स हैं कि फाइल सिस्टम को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये उसके स्टेप्स हैं और ये इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। और हम इसको अगर इस स्लाइड में देखें तो ये आपका फाइल सिस्टम था। तो यहाँ से हमने जब इसका सूडो कोड जनरेट किया तो वो कुछ इस तरह का कोड आपके सामने आया। ठीक है जी, नेक्स्ट। तो अब आपके पास इस फाइल सिस्टम का जो अभी हमने यहाँ पे अगर बैक करें तो आप ये देखें कि ये सारी जितनी भी मैंने यहाँ डिटेल दी हैं, ठीक है, ये जितनी भी आपकी डिटेल्स हैं, इस डिटेल का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, या ये सारी की सारी डिटेल क्यों दी गई है, ये और या इस डिटेल के फंक्शंस क्या हैं, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। इसकी जो एग्जांपल कंटिन्यू हो रही है फाइल सिस्टम की कि स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडल। अब जब एक मॉडल है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए, उसके पैरामीटर्स कौन से होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या बात करते हैं कि नंबर 1 इज डोमेन पैराग्राफ। ठीक है, सबसे पहले जो आपका स्ट्रक्चर बनता है उसकी एक जो पैराग्राफ बनेगा वो उसकी एक डोमेन बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपकी स्टेट पैराग्राफ होगा। ठीक है, कि उसकी स्टेट्स कितनी है, ठीक है, उसकी स्टेट्स की मूवमेंट क्या है, कौन कौन सी स्टेट आपस में किस तरह लिंक कर रही है, उसकी इंटीग्रेशन किस तरीके से है। फिर हम उसमें देखते हैं अपनी डेफिनेशन पैराग्राफ के, उस पैराग्राफ को हमने डिफाइन किस तरह किया है, उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, फिर उसके इनवेरिएंट्स आ जाते हैं, जितने भी उसके इनवेरिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, उन तमाम इनवेरिएंट्स को लिंक किस तरह करना है, उसकी कंडीशंस कौन कौन सी हैं कि किन टर्म्स एंड कंडीशन पे वो डिज़ाइन हुआ है, किन टर्म्स एंड कंडीशन पे वो डिफाइन हुआ है। फिर उसकी सेक्शंस आ जाती हैं कि हम उसकी डिफरेंट चीज़ों को किस तरीके से सेट कर सकते हैं। और फिर उसके ऑपरेशंस हैं कि अगर आपने उसको ऑपरेट करना है तो आपके पास क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उसके क्या क्या उसके ऑपरेशन है। ठीक है, और लास्ट में इसकी ऑप्शन आ जाती है, वो आ जाती है सेक्शन की। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इसमें थे नंबर 1 डोमेन पैराग्राफ, नंबर 2 स्टेट पैराग्राफ है, नंबर 3 डेफिनेशन पैराग्राफ है, और नंबर 4 इनवेरिएंट है, देन कंडीशन, देन आपके सेक्शंस हैं, फिर आपके ऑपरेशंस हैं। तो ये सारे के सारे आपका जो एक मॉडल है, जो उसका स्ट्रक्चर है कि उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, वो किस तरह डिज़ाइन होता है, वो किस तरह इम्प्लीमेंट होता है, तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। अब अगर हम इसका एनालिसिस करें, अब इसी पूरे मॉडल का अगर हम इसका एनालिसिस करें या इसको हम देखेंगे इसके एनालिसिस के अंदर क्या क्या चीज़ है, तो यहाँ पे हम जो है वो आपके पास जो सपोर्ट 2 काइंड ऑफ एनालिसिस है। ठीक है, अब वो जो 2 काइंड का एनालिसिस है वो हम देखते हैं। फर्स्ट है आपकी सिमुलेशन कंसिस्टेंसी of an invariant or operation is demonstrated by generating a state or transition। ठीक है, अब यहाँ पे जो कंसेप्ट आ रहा है कि जितना भी आपका कंसिस्टेंस है, ठीक है, of an invariant or operation is demonstrated by generating a state or transition, कि वो जितनी भी चीज़ें जनरेट करेगा या जो भी करेगा वो सारी की सारी आपकी ट्रांजिशंस हैं और आप उसको प्रॉपरली जो है किसी तरीके से जो है डिमोस्ट्रेट करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद क्या है, चेकिंग। ए कंसीक्वेंस ऑफ अ स्पेसिफिकेशन is tested by attempting
टू जनरेट अ काउंटर एग्जाम्पल। अब इन दोनों में आप जो डेफिनेशन है वो देख लें कि सिमुलेशन में हम क्या कह रहे हैं कि ये आपके पास कंसिस्टेंसी है ऑफ एन invariant are operating is demonstrating by generating a state or transition। और इसकी जो चेकिंग है वो हम क्या कह रहे हैं कि a consequence of a specification is tested by attempting to generate a counter example। यानी इसको जनरेट करने के लिए, इसको रन करने के लिए आपको एक काउंटर एग्जाम्पल की जरूरत होती है। Together they enable an incremental process of specification। ठीक है जी। अब यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को कंबाइन करके एक साथ किया है और यहाँ पे हमने अपना इंक्रीमेंटल प्रोसेस लगाया है कि हम साथ साथ अपनी जितनी भी स्पेसिफिकेशन है उसके जितने भी प्रोसेसेस हैं उनको साथ साथ हम जो है वो ऐड करते जाएंगे, उनको हम साथ साथ जो है लिंक करते जाएंगे। ये अब आपका लाई इज बेस्ड ऑन जी बिकॉज अब ये टोटली जो है ये बेस करता है जी के ऊपर और ये अब जो जी के ऊपर बेस करता है। अब ये क्वेश्चन है कि वाई सिंपली एंड इंट्यूटिव सिमेंटिक्स बेस्ड ऑन सेट्स। यानी ये जितनी भी चीज़ें बेस करती हैं ये सारी की सारी जो है ये आपकी सेट के ऊपर बेस करती हैं कि वेल सिचुएटेड फॉर ऑब्जेक्ट मॉडल। यानी आपके पास बहुत से मॉडल हैं लेकिन ये उनमें बेहतर मॉडल है कि जब आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को डिप्लॉय करना है, डिज़ाइन करना है, इम्प्लीमेंट करना है तो जो सबसे बेस्ट मॉडल है वो ये मॉडल है डेटा स्ट्रक्चर्स आर बिल्ड फ्रॉम कंक्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर। यानी ये एक इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जिसको हमने यूज़ किया है कि डेटा स्ट्रक्चर्स आर बिल्ड फ्रॉम कंक्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स। हमने क्या कहा है कि जो हमारे जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे के सारे बेस्ड करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। यानी एक तुमने ये कहा है कि ये सिंपल और इनोवेटिव, ठीक है, और ये सारे के सारे बेस करते हैं जी के ऊपर। अब दूसरा ये है कि इसके जितने भी सिमेंटिक्स हैं वो सेट्स पे बेस करते हैं, ठीक है, वो सेट्स पे बेस करते हैं। वेल सूटेड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग। यानी ये आपके जितनी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग की जाती है उन तमाम के लिए ये वेल ऑर्गेनाइज है, ये वेल सूटेड है, हम इनको डिज़ाइन कर सकते हैं, हम इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर आर बिल्ड फ्रॉम कंक्रीट बिल्ड फ्रॉम कंक्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब जितना भी डेटा स्ट्रक्चर देखिए हमने बात की थी अपने डेटा स्ट्रक्चर्स में लिंक लिस्ट की, डब्ल्यू लिंक लिस्ट की, ट्रीज की, ठीक है, स्टैक्स की, ठीक है, ये सारी की सारी एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये एक मैथमेटिकल अप्रोच है और हम वो अप्रोच इन डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर जो है यूज़ करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये सारी की सारी जितनी भी है ये सब की सारी डेटा स्ट्रक्चर्स आर बिल्ड फ्रॉम कंक्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर। अब इसके फीचर्स क्या है कि ये एक तो इसका जितना भी है ये ऑटोमेटिक इसका एनालिसिस है, जितना भी इसका एनालिसिस है वो सारे का सारा ऑटोमेटिक है। थ्योरम प्रूविंग इज डीप एंड ऑटोमेटिक। जब हम इसमें जितना भी मैथमेटिकल इसमें हम लॉजिक यूज़ करते हैं उसको प्रूव करने के लिए, उसको रन करने के लिए वो ज़्यादा जो है वो सारे का सारा आपका डीप है और दूसरा ऑटोमेटिक है। इसके अलावा क्या फीचर है कि इजी टू रीड एंड राइट प्लेन आस्की अमेरिकन सिस्टम कोड इंटरचेंज फॉर इंफॉर्मेशन नोटेशन। ये एक आपका सिस्टम है कि आप जिसमें अपनी कोडिंग करते हैं उसको कोड करते हैं। तो इसका क्या नाम था, ठीक है, आस्की नोटेशन। देन आपके जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं आर पावरफुल, ठीक है, आपके जितने भी हम इसमें रेशनल हमने पढ़ चुके हैं कि रेशनल के लास्ट लेक्चर में कि रेशनल कैलकुलस क्या है, उसके रूल्स क्या हैं, आपके वेरिएबल्स क्या है, फ्री एंड बाउंड हमने देखे थे उसमें कि आपके डिफरेंट जो होते हैं वेरिएबल्स उसमें फ्री भी होते हैं, बाउंड भी होते हैं, उनको यूज कैसे करते हैं। इनकॉर्पोरेट्स, ठीक है, इनकॉर्पोरेट्स नोटेशन फ्रॉम इनफॉर्मल नोटेशन। तो हम इसको इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं जो
हमारे पास डिफरेंट फॉर्मल नोटेशन होती हैं, हम उसके साथ इसको जो लिंक कर रहे होते हैं। देन इसकी डिज़ाइन फॉल्ट्स में क्या है कि ओमिशन ऑफ द लेट कंस्ट्रक्ट एंड रैशनल ऑपरेटर्स की सबसे जो इसका ड्रॉबैक है या जो इसके डिज़ाइन फॉल्ट्स हैं वो क्या है कि अब ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें आपके जितने भी हैं वो आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। नो इंटीजर, इसमें हम कोई भी इंटीजर यूज़ नहीं करते, ये इसका डिज़ाइन फॉल्ट है। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन एट्रीब्यूट्स एंड, ठीक है, अब इसमें जो एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशंस हैं उनमें कोई भी आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। हम इसमें इंटीजर यूज़ नहीं कर सकते। तो ये इसके जो डिज़ाइन फॉल्ट्स हैं वो ये सारे के सारे इसके जो हैं ये बनते हैं कि हम इसमें इंटीजर्स यूज़ नहीं कर सकते, हम इसमें एट्रीब्यूट यूज़ नहीं कर सकते, हम इसमें डिफरेंशिएशन यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सारे के सारे सिस्टम के डिज़ाइन फॉल्ट्स बनते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इसी में टॉपिक है, फॉर्मलाइजिंग स्टाइल टू अंडरस्टैंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। ये हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक है कि अब हमने ये देखना है कि फॉर्मलाइजिंग स्टाइल टू अंडरस्टैंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉफ्टवेयर। अब हम अपनी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में जितनी भी डिस्क्रिप्शन यूज़ करते हैं, हम अपने जितने भी स्टाइल यूज़ करते हैं, उन तमाम को हमने किस तरीके से हमने किस तरीके से मैनिपुलेट करना है और हमें उस तमाम चीज़ों को किस तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो भी हम इसमें देखते हैं कि उसके लिए क्या क्या रूल्स हैं, उसके लिए क्या क्या रेगुलेशंस हैं। हम उन रूल्स और रेगुलेशन को किस तरीके से यूज़ करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिस्क्राइब्स अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। देखें, अब जो हमारे पास सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर किसी भी चीज़ का हो सकता है कि वो आपका सिस्टम बिल्डअप किस तरह हुआ, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या थे, ठीक है, आपने किस सिस्टम या किस पैटर्न के ऊपर या किन कंडीशन के ऊपर आपने अपना एक सिस्टम बिल्ड किया और आपने अपना एक सिस्टम जो है वो डिफाइन किया। तो उसके लिए जो हम बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिस्क्राइब्स आ सॉफ्टवेयर सिस्टम, कि जो आपका सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है वो एक पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है उसको डिस्क्राइब करता है। उसके बाद आर्किटेक्चरल डिस्क्रिप्शंस आर इनफॉर्मल एंड डायग्रामेटिक, ठीक है। अब जितने भी आर्किटेक्चरल डिस्क्रिप्शन हैं वो सारी की सारी इनफॉर्मल हैं और वो सारी की सारी आपकी डायग्रामेटिक है, ठीक है। ये सारी की सारी आप ध्यान में रखें, ये जितनी भी कंडीशन हैं ये सारी की सारी इसमें आपकी यूज़ होती हैं। देन नेक्स्ट क्या है कि रिप्रेजेंटेड बाय बॉक्सेस एंड लाइंस, ठीक है। अब हम इसको किस तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर वन सिस्टम दे मे मीन फिल्टर्स एंड पाइप्स, ठीक है। जो आपका एक सिस्टम है हम उस पर फिल्ट्रेशन और जो आपके पाइप्स उसमें हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, फिल्टरिंग कंडीशंस क्या होती हैं और पाइप्स क्या होते हैं। फॉर अदर सिस्टम बॉक्सेस एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स आर ऑब्जेक्ट एंड लाइंस और आपकी प्रोसीजर कॉल्स। अब आप इसमें जो हम अपने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में अपने जो भी पैरामीटर्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, हम उसमें अपनी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स यूज़ कर रहे हैं, हम उसमें अपनी ऑब्जेक्ट एंड लाइंस यूज़ कर रहे हैं और हम उसमें अपने डिफरेंट प्रोसीजर और कॉल्स यूज़ कर रहे हैं। ये सारी के सारी जो इस लेक्चर का जो थीम था कि आपकी फिल्टरिंग किस तरीके से होंगी, आपके पाइप्स किस तरीके से यूज़ होंगे, आपके एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स कौन से हैं, ठीक है, आपके ऑब्जेक्ट एंड लाइंस क्या हैं, आपके जो है डिफरेंट प्रोसीजर कॉल्स क्या है, ये सारी की सारी हम इसमें यूज़ करते हैं। इसके बाद डिफरेंट ग्राफिकल conventions used to describe more than one kind of component or connection type in a single system, ठीक है। कि आपके इसमें जितने भी ग्राफिकल कन्वेंशंस हैं वो हम यूज़ करते हैं अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक सिंगल सिस्टम के साथ कंबाइन करने के लिए। यानी
अब हमारे पास बहुत से कंपोनेंट्स हैं, हम उन तमाम कंपोनेंट्स को एक सिंगल कंपोनेंट के साथ कंबाइन करने के लिए हम अपनी डिफरेंट ग्राफिकल कन्वेंशन यूज़ करते हैं। और जनरलाइज्ड मीनिंग टू आर्किटेक्चरल डिस्क्रिप्शन कि ये आपकी जनरलाइज है, जब आपने अपनी आर्किटेक्चरल डिस्क्रिप्शन करनी है, उनको लिंक करना है, उन तमाम को जनरलाइज करने के लिए, उन तमाम को लिंक करने के लिए हम अपनी आर्किटेक्चरल डिस्क्रिप्शन जो है वो डिफ़ाइन भी करते हैं और हम उसके ऊपर जो है फोकस भी करते हैं। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था कि हम अपनी जितनी भी आर्किटेक्चरल डिस्क्रिप्शन हैं उसको किस तरीके से जनरलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, हम अपनी ग्राफिकल कन्वेंशन यूज़ कर सकते हैं और हम अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक सिंगल सिस्टम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे के सारा इसका ऑब्जेक्टिव था, इसका थीम है। अब नाउ हाउ इज इट डन, ठीक है। अब हम इसको कंप्लीट किस तरह कर सकते हैं, हम इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। फॉर्मुलाइज एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स फॉर आर्किटेक्चर्स कि हम इस सारे को अपना फॉर्मुलाइज किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। ये आर्किटेक्चर बिल्ड करके कैसे कर सकते हैं। फॉर अ गिवन स्टाइल डिफाइन द सिमेंटिक मॉडल। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम अपना एक सिमेंटिक मॉडल डिफाइन, यानी अब इसके क्या स्टेप्स हैं, हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से कर सकते हैं, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। तो सबसे जो पहला स्टेप है, हम क्या करते हैं, हम अपना एक सिमेंटिक मॉडल डिफाइन करते हैं। उसके बाद डिस्कस कंक्रीट सिंटैक्स फॉर ईजिंग सिंटैक्टिक डिस्क्रिप्शन इन अ गिवन स्टाइल। इसके बाद हम अपनी जितनी भी कंक्रीट सिंटैक्स होती हैं, ठीक है, जितने भी आपके सिमेंटिक्स होते हैं, उन तमाम की डिस्क्रिप्शन को डिफाइन करते हैं। और फिर ये हमारे पास सेकंड, सबसे पहले तो हमने अपना सिमेंटिक मॉडल डिफाइन कर दिया कि हमारे पास जो है, जो हमारा सिमेंटिक मॉडल है वो क्या है, वो किस तरीके से काम कर रहा है। फिर हमारे पास जितने भी उसके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको डिफाइन कर दिया। डिफाइन द मैपिंग फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स इनटू सिमेंटिक मॉडल। तो अब हमारे पास जितने भी सिंटैक्स मॉडल्स हैं उनकी मैपिंग, उनकी इंटीग्रेशन, उनकी इंटरलिंकेज हम वो डिफाइन करते हैं। और मेक एक्सप्लिसिट द कंस्ट्रेंट्स ऑन द सिंटैक्स। तो हमारे पास जितने भी सिंटैक्स हैं, जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं, हम उसको एक्सप्लिसिटली यूज़ करते हैं लिंकेज के लिए और इंटीग्रेशन के लिए। देन हमारे पास डेमोस्ट्रेट एनालिसिस विद इन एंड बिटवीन फॉर्मली डिफाइंड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है कि हम इसमें डेमोस्ट्रेट करते हैं कि हमारे पास जितने भी हमारे पास आर्किटेक्चर स्टाइल्स हैं, जितने भी रूल्स हैं, जितने भी रेगुलेशंस हैं, जितने भी उसके मेथड्स हैं, उनको डिफ़ाइन करने के लिए, उनको डिज़ाइन करने के लिए हम अपने डिफरेंट स्टाइल्स और फीचर्स को उन बिटवीन जो फॉर्मली डिफ़ाइन करते हैं, फॉर्मली हम उसको डिफ़ाइन करते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। अब यहाँ पे हम इसकी थोड़ा सा इस मॉडल को इन डेप्थ डिस्कस करते हैं कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, कि जो आपके पास एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, जो इसके आपके सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के जो सिंटैक्स हैं, जो इसके कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट क्या है कि रिलेशनशिप बिटवीन कंपोनेंट एंड इट्स एनवायरनमेंट इज डिफाइंड as a collection of interaction points or ports। ये जो फर्स्ट पॉइंट है कि आपकी जितनी भी रिलेशनशिप है जो आपके कंपोनेंट्स में है और जो आपके एनवायरनमेंट्स में है, जो उसके इन बिटवीन है, उसको आपने किस तरह डिफाइन करना है, उसकी आपने कलेक्शन किस तरह करनी है। पॉइंट्स और पोर्ट्स आपकी लॉजिकल पोर्ट्स होती हैं, ठीक है। तो लॉजिकल पोर्ट्स को और उन कनेक्शन को आपने आपस में इंटीग्रेट किस तरह करना है। तो यहाँ पे जो मेरा पॉइंट है कि आप ये देखें कि उन तमाम की जितनी भी रिलेशनशिप है बिटवीन कंपोनेंट्स एंड इट्स एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ इंटरेक्शन पॉइंट्स और पोर्ट्स। वो जितने भी इंटरेक्शन है पॉइंट्स की, पोर्ट्स की, वो डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए पोर्ट का कामा, ठीक है। अभी आपने उसकी आगे
COM, आगे उसकी DSC, आपने उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी है कि उस कंप्यूटर की क्या डिस्क्रिप्शन है। कंपोनेंट, पोर्ट्स आपने यहाँ लिखा P फॉर पोर्ट्स और डिस्क्रिप्शन आपने दे दी है COMP DSC, ये उसकी आपकी डिस्क्रिप्शन आ गई है। तो ये जो हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स है, जो एक आर्किटेक्चर है, ठीक है, उसकी जितनी भी डिफाइनिंग है कि हम उसकी तमाम पोर्ट्स को, उसके मेथड्स को, रूल्स को, रेगुलेशंस को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इस तरीके से हम इसको आपस में जो डिफाइन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो इसमें है दैट इज नोन एज कनेक्टर्स, ठीक है। कनेक्टर्स की डेफिनेशन क्या होती है कि कनेक्टर हैज एन इंटरफेस दैट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ रोल्स, यानी जो आपका कनेक्टर है वो आपका एक इंटरफेस है और वो आपके सर्टेन प्री डिफाइंड रूल जो है, जो आपके सेट ऑफ रूल्स हैं, वो उसके ऊपर फोकस कर रहा होता है। अब उसकी जो फोकसिंग है वो किस तरीके से है, वो आपका जो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो इनपुट कर रहा है, जो सिस्टम की स्पेसिफिकेशन को देख रहा है, जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को देख रहा है, वो उसके ऊपर बेस करती है। तो हम दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि कनेक्टर एज एन इंटरफेस दैट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ रोल्स, ठीक है, जो कि बहुत से रोल्स हैं, ठीक है, जो आपके कनेक्टर्स हैं, ठीक है, उनको आपस में किस तरह लिंक करना है, उनको आपस में किस तरह इंटीग्रेट करना है, वो सारे हम इसमें डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसमें रोल, कामा, ठीक है। अब आप ये देखें कि CONNDES या उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, ये आपका कनेक्टर आ गया, देन रोल कॉलन P रोल, डिस्क्रिप्शन कॉन डिस। तो ये हमारे पास कनेक्टर्स और ये हमारे पास एक सिंटेक्स मॉडल है, उसका जो आर्किटेक्चर है कि हम उसके कितने रूल्स हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशंस क्या हैं, उसके रेगुलेशंस क्या हैं, हम उसको आपस में इंटीग्रेट किस तरह कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट किस तरह कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट था कि कनेक्टर्स क्या होते हैं और कनेक्टर्स को किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। फिर हम इसमें देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के अंदर कि आपके पास जो डिफरेंट इंस्टेंसेस हैं, इंस्टेंसेस ऑफ कंपोनेंट्स एंड कनेक्टर्स आर आइडेंटिफाई बाय नेमिंग एलिमेंट्स फ्रॉम द सिंटैक्टिक क्लास, ठीक है। अब ये जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि इंस्टेंस ऑफ कंपोनेंट्स एंड कनेक्टर्स are identified by naming elements from the syntactic class। अब हम यहाँ पे जो अपनी syntactic class की बात करते हैं या हम जो अपनी syntactic class rule की बात करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, component name comma component name, ठीक है, port installment is equal to component name into port, then role instant is equal to, ठीक है, कंपोनेंट नेम इनटू रोल। तो ये हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स मॉडल है जिसमें सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के डिफरेंट रूल्स हैं, कंडीशंस हैं, बेसिस हैं कि हम इन तमाम कंडीशंस, रूल्स और रेगुलेशंस को किस तरीके से यूज़ करके किस तरीके से आपस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया हुआ है कि पोर्ट्स को इज इक्वल टू करके उसका नेम इंपोर्ट कर दिया और जो उसका रोल है उसको उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सिंपल सा सेंटेक्स है कि हम आपको इसको हम किस तरीके से कैसे डिफाइन कर रहे हैं और कैसे लिंक कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम अपना सेमेंटिक मॉडल यूज़ करते हैं। इसका जो फर्स्ट स्टेप है कि जो आपके पास जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं तो जो सबसे फर्स्ट स्टेप है डिफाइन सेमेंटिक मॉडल, हम सबसे पहले क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं। तो फिल्ट्रेशन में हम क्या कर रहे हैं, इसमें इनपुट्स कामा आउटपुट्स कॉलन P डाटा अपोर्ट, यानी ये जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, हमने अपनी डिफरेंट इनपुट्स ले ली, देन कामा आउटपुट्स कॉलन P डाटा पोर्ट, यानी अब यहाँ पे आपने अपनी जो भी आपकी डाटा पोर्ट है आपने उसको डिफाइन कर दिया, देन अल्फ़ाबेट कॉलन डाटा पोर्ट गोज टू P डाटा पोर्ट। अब यहाँ पे आपने फिर अपनी यहाँ पे स्टेट्स डिफाइन करनी है। तो स्टेट्स क्या है, यहाँ पे आपकी स्टेट्स कॉलन P स्टेट, देन स्टार्ट कॉलन स्टेट, और जो आपकी डिफरेंट ट्रांजिशंस हो रही हैं वो क्या है, कॉलन स्टेट इनटू डाटा पोर्ट प्लस सीक्वेंस डाटा गो स्टेट
x इंटू डाटा पोर्ट प्लस सीक्वेंस डाटा, ये आपके पास सारी की सारी ट्रांजिशन आ रही हैं। देन इनपुट एन आउटपुट इज इक्वल टू 5, ठीक है। देन आपके पास डीओएम डॉम अल्फाबेट इज इक्वल टू इनपुट्स और यूनियन आउटपुट्स, ये आपकी इनपुट्स और ये आपकी आउटपुट्स आ गई। यहाँ पे हम वही अपनी जो हमने अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ी थी, जो हमने ऑटोमेटा देखा था, हम सारे वही कंसेप्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है जी। देन S कामा S2 कॉलन स्टेट सेमीकोलन PS1 कामा PS2 कॉलन डाटा पोर्ट गोज टू सीक्वेंस डाटा, देन S1 कामा PS1, ठीक है, कामा S2 कामा PS2 एंड ट्रांजिशन, ठीक है, S1 states and S2 and state, then DOM PS1 is equal to input and DOM PS2 is equal to output। अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, I की वैल्यू क्या कह रहे हैं, I कॉलन इनपुट डॉट रैन PS1 कामा I सबसेट अल्फाबेट I, देन O कॉलन आउटपुट डॉट रैन PS2 O सबसेट अल्फाबेट 0। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है जो हमारा कंप्लीट सिमेंटिक मॉडल डिफाइन करता है कि सिमेंटिक मॉडल के क्या रूल्स हैं और क्या रेगुलेशंस हैं। फिर इसी स्टेप के अंदर आप ये देखें पाइप सोर्स कामा सिंक कॉलन डाटा पोर्ट। अब इसी स्टेप में हमने किया है कि पाइप देन सोर्स कामा सिंक कॉलन डाटा पोर्ट अल्फाबेट कॉलन पी डाटा, सोर्स इज नॉट इक्वल टू सिंक। यहाँ पे हमने अपने जो सोर्स है उसको नॉट इक्वल टू सिंक कर दिया है। सेकंड इसका जो स्टेप है उसमें हमने अपने डिफाइन कंक्रीट सिंटेक्स, ठीक है। अब हमारे पास जितने भी कंक्रीट सिंटेक्स हैं उनको हमने डिफाइन किया है, फिल्टर डिस्क्रिप्शंस कॉलन पी, अब यहाँ पे आपने कॉमडेस कर दिया, और पाइप डिस्क्रिप्शन के लिए आपने कॉलन पी और इसमें हमने ऑन डिस्क कर दिया। तो ये हमारे पास जितने भी स्टेप्स थे, ठीक है, कि जब हम अपना कंक्रीट सिंटेक्स को डिफाइन करते हैं तो कंक्रीट सिंटेक्स को डिफाइन करने के लिए क्या रूल्स हैं और क्या रेगुलेशंस हैं, तो वो उसके लिए ये रूल्स और ये रेगुलेशंस हैं हमारे पास। अब इसी का स्टेप 3, अब अच्छा इसमें आप ये देखेंगे अगर आप एक मिनट बैक जाएं तो यहाँ पे हमने ये आपका बेसिकली अगर इस मॉडल को समझें तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर था, ठीक है। इस एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के मॉडल का ही हमने सिमेंटिक मॉडल किया। तो ये आपके पास फर्स्ट स्टेप था जिसमें हमने रूल्स एंड रेगुलेशन को डिफाइन कर दिया, कि जिसमें हमने अपने पूरे सिमेंटिक मॉडल को डिफाइन कर दिया, और उसकी डिफाइन के बाद हमने जो पूरा सिमेंटिक मॉडल था, ठीक है, कि उसकी पाइप्स कितनी है, पोर्ट्स कितनी है, ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, वो सारी की सारी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी। देन हमारे पास कंक्रीट सिंटेक्स आ गया कि हमारे पास जो कंक्रीट सिंटेक्स है जो डिफाइन है वो किस तरह। अब हम इसमें हमने क्या किया है कि हमने अपनी फिल्टर जितनी भी डिस्क्रिप्शन है उन तमाम को फिल्टर किया, अपने पाइप को फिल्टर किया। ये हमारा सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हम मैपिंग कर रहे हैं। अब जो हमारी मैपिंग हो रही है, यानी आप देखें पहले 2 स्टेप में हमने बेसिक काम किया, थर्ड में हम अपनी मैपिंग कर रहे हैं। मैपिंग किस चीज़ की हो रही है, मैपिंग हो रही है फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स टू सिमेंटिक मॉडल, यानी जो हमारे पास सिंटेक्स टू सिमेंटिक मॉडल था हम उसकी मैपिंग कर रहे हैं। और मैपिंग के लिए हम क्या जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं और मैपिंग हम किस तरीके से कर रहे हैं, तो वो अभी देखें। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि MPF, ठीक है, देन कॉम कॉलन कनेक्टर goes to P pipe, P and goes for pipe, ठीक है, C colon connector colon P1 colon P2 colon pipe P1 epsilon MPF, then com, then C, then P2 epsilon MPF com C, which implies P1 dot alphabet is equal to P2 dot alphabet। तो ये हमारे पास सिंपल
मैपिंग मॉडल था कि जो सिंटेक्स है उसको हमने सिमेंटिक मॉडल के साथ किस तरह मैप किया, उसके क्या स्टेप्स हैं, उसके क्या रूल्स हैं, उसके क्या रेगुलेशंस हैं, और इसकी मैपिंग जो है वो हम डिफरेंट स्टेप्स के साथ करके, तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट डाटा मॉडल था जिसमें हमने आर्किटेक्चर देखा कि उसके क्या स्टेप्स हैं और उसकी इंटीग्रेशन किस तरीके से हो रही है और उसका लिंकेज किस तरीके से हो रहा है। और फिर आपके पास इसमें जो स्टेप 4 है, ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हाईलाइट द कंस्ट्रेंट्स इन द सिस्टम इन द सिंटेक्स। अब हमारे पास इसमें जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, हम उन तमाम को हाईलाइट कर रहे हैं। और हम किस तरह कर रहे हैं, लीगल पीएफसी कंपोनेंट, यानी कंपोनेंट को हम बेस कर रहे हैं, किसके साथ बेस कर रहे हैं, हम अपनी लीगल पीएफ कंपोनेंट्स कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे हम जो अपनी फिल्ट्रेशन ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं डिस्क्रिप्शन, और साथ एंड कैसे कर रहे हैं फिल्टर डिस्क्रिप्शन। इन दोनों के साथ हम अपनी जो है वो फिल्ट्रेशन करके अपनी जो भी बना रहे हैं डिस्क्रिप्शन वो हम इस तरीके से बना रहे हैं। अब ये देखें, अब ये फॉर्मलाइजिंग जो आपका था कि जितना भी अंडरस्टैंड है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को, अब हमने इसके कितने स्टेप्स किए हैं, हमने इसके यहाँ पे आप ये देखें, हमने यहाँ पे इसके सबसे पहले हमने क्या किया, सिमेंटिक मॉडल को डिफाइन कर दिया कि मॉडल क्या है, किस तरह एग्जिस्ट करता है, क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। फिर हमने सिमेंटिक मॉडल को डिफाइन करने के बाद दूसरे स्टेप में हमने अपना कंक्रीट सिंटेक्स दिया। पहले में हमने सिमेंटिक मॉडल डिफाइन किया कि सिमेंटिक मॉडल क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, उसके स्टेप्स क्या है। फिर हमने अपना कंक्रीट सिंटेक्स मॉडल दिया कि जो आपके पास कंक्रीट सिंटेक्स है वो किस तरीके से होता है, उसके क्या स्टेप्स हैं। फिर हमने कंक्रीट सिंटेक्स के बाद थर्ड स्टेप में हमने उसको मैपिंग कर दी कि हमारी जो एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स है वो सिमेंटिक मॉडल के साथ किस तरीके से मैप होता है, लिंक अप किस तरह है, इंटीग्रेट किस तरह, ये किया। और फिर हमने फोर्थ में क्या किया कि हमने अपने जितने भी कंस्ट्रेंट्स थे उन तमाम कंस्ट्रेंट्स का जो सिंटेक्स है, ठीक है, हमने उन तमाम कंस्ट्रेंट के सिंटेक्स को प्रॉपर्ली हाईलाइट किया और राइट डाउन किया। तो ये हमारे 4 स्टेप्स थे इस मॉडल के। अब इस मॉडल के डिफरेंट एडवांटेजेस क्या हैं, और हम, ठीक है, सारे करने के लिए तो हम इसके जो डिफरेंट एडवांटेजेस हैं, फर्स्ट है कि प्रोवाइड टेम्पलेट्स for formalizing new architectural styles in a uniform way। तो जो इसका हमें फर्स्ट बेनिफिट है वो ये है कि ये हमें टेम्पलेट्स जो है प्रोवाइड करता है फॉर्मलाइज करने के लिए जितने भी हमारे पास आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैं, ठीक है, उन तमाम को एक यूनिफॉर्म मेथड में, एक यूनिफॉर्म वे में डिज़ाइन करता है, उसको डिफाइन करता है और हमें उसको मैनिपुलेट करता है। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट इसका एडवांटेज है वो ये है कि प्रोवाइड्स आर टेम्पलेट्स फॉर फॉर्मलाइजिंग न्यू आर्किटेक्चरल स्टाइल्स इन अ यूनिफॉर्म वे। यानी असल जो की पॉइंट ये है कि इन अ यूनिफॉर्म वे में ये हमें सारा डिफाइन करता है। सेकंड क्या है कि प्रोवाइड्स यूनिफॉर्म क्राइटेरिया फॉर डेमोस्ट्रेटिंग दैट द नोटेशनल कंस्ट्रेंट्स। यानी अब जो इसका सेकंड स्टेप है वो ये स्टेप है कि ये प्रोवाइड करता है यूनिफॉर्म क्राइटेरिया फॉर डेमोस्ट्रेटिंग, यानी जो आपका क्राइटेरिया, जो हम चीज़ों को डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं, ये उसके लिए हमें एक यूनिफॉर्म क्राइटेरिया डिफाइन करता है दैट द नोटेशनल कंस्ट्रेंट। यानी उसमें अब जितने भी नोटेशनल कंस्ट्रेंट्स हैं उसके लिए अन स्टाइल are sufficient to provide meaning for all described systems। यानी जितने भी हमारे पास सिस्टम्स हैं, ठीक है, उन तमाम के लिए हमें एक नोटेशनल कंस्ट्रेंट मॉडल देता है। यानी हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि प्रोवाइड यूनिफॉर्म, हमें एक यूनिक क्राइटेरिया देता है, ठीक है, एक बेस्ट क्राइटेरिया देता है। फॉर किस लिए देता है, फॉर डेमोस्ट्रेटिंग दैट द नोटेशनल कंस्ट्रेंट्स, मतलब जितने भी नोटेशनल कंस्ट्रेंट्स हैं उनको यूनिफॉर्म तरीके के लिए डेमोस्ट्रेट करने के लिए देता है। अन स्टाइल आर सफिशिएंट टू प्रोवाइड मीनिंग फॉर ऑल डिस्क्राइब सिस्टम। यानी हमारे पास जितने भी सिस्टम्स हैं उन तमाम को डिस्क्राइब करने के लिए, इन तमाम को डिफाइन करने के लिए हमें एक यूनिफॉर्म जो है वो एक मेथड, एक यूनिफॉर्म क्राइटेरिया देता है, हम जिस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। लास्ट में ये है
कि makes possible a unified semantic base through which different stylistic interpretation can be compared। तो ये जो हमारे पास थर्ड पैरामीटर है कि ये हमें क्या करता है कि makes possible a unified semantic, यानी यहाँ पे हमें एक हमें देता है किस लिए, बेस थ्रू विच डिफरेंट स्टाइलिस्टिक इंटरप्रिटेशन कैन बी कंपेयर, जिसमें आपके पास जितनी भी इंटरप्रिटेशन है, जितनी भी स्टाइलिस्टिक है, उन तमाम को इंटरप्रेट करने के लिए, उन तमाम को यूज़ करने के लिए, उन तमाम को रन करने के लिए, उन तमाम को मैनिपुलेट करने के लिए, उनको कंपेयर करने के लिए हमें ये एक क्राइटेरिया देता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है, जिसमें हमने अपनी जी नोटेशन को देखा कि जी नोटेशन के अभी स्टिल एक लेक्चर और होगा जी नोटेशन पे, कुछ फर्दर इसमें चीज़ें हैं, लेकिन आज के लेक्चर में हमने अपने मॉडल्स देखे, ठीक है, हमने उन मॉडल्स के क्या एडवांटेजेस हैं, उनके क्या स्टेप्स हैं, उनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हम उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये हमने आज के लेक्चर में सारी चीज़ें कवर की हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।